नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो डेटा शेयर किया गया है उसमें यह पता चला है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2020-21 का ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसका 6 महीना, आपको पता है कि जब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं फर्स्ट 6 मंथ ये होगा आपका अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 के बीच में। इस 6 महीने के अंदर सिंगापुर और यूएसए से सबसे ज्यादा एफडीआई आया है भारत में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको पता होगा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे देश के इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। और यहां पर अभी तक ये देखा जाता था कि मॉरिशस काफी ज्यादा आगे होता था, लेकिन यूएसए ने मॉरिशस को रिप्लेस कर दिया है। और आप यहां पर देख सकते हो हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लोज टू इंडिया कमिंग फ्रॉम सिंगापुर एंड यूएसए, सॉफ्टवेयर सेक्टर बिगेस्ट बेनिफिशियरी। तो देखिए हम काफी डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे एफडीआई के बारे में, एफपीआई क्या होता है, दोनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। और भी मैं आपको कई आंकड़े बताऊंगा, पिछले 20 साल का जो आंकड़ा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन से राज्य में कितना एफडीआई आता है। तो कॉम्प्रिहेंसिवली मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं इस पूरे वीडियो में एफडीआई और एफपीआई के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों। एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका सिंपल अर्थ होता है दोस्तों कि बाहर की कोई कंपनी, बाहर का कोई व्यक्ति जब भारत के अंदर कोई निवेश करता है विद द इंटेंट ऑफ ओनिंग अ स्टेक इन इंडियन कंपनी, मतलब कि जब वो निवेश कर रहा है भारत के अंदर और उसका ये इंटेंट है कि वो ओनरशिप ले ले उस कंपनी का, मतलब कि हिस्सा बन जाए उस कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, जो डिसीजन मेकिंग है वो भी उसका हिस्सा बने। इस तरह का जब इंटेंट से जब कोई भी निवेश किया जाता है बाहर के कंपनियों या फिर इंडिविजुअल के द्वारा भारत के अंदर, उसको हम कहते हैं एफडीआई। जैसे कि यहां पर आपने सुना होगा कि जियो के अंदर रिसेंटली काफी सारा इन्वेस्टमेंट हुआ था, फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया था, तो ये सभी चीजें एफडीआई के अंदर आएंगी। अब इसमें भी कई लोगों को डाउट था कि आपने सुना होगा एक डेफिनेशन है जो सरकार के द्वारा दी जाती है कि अगर 10% से ज्यादा हिस्सा है अगर आप खरीद रहे हो तो ही हम उसको एफडीआई कहेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि ये जो 10% जो बोला जाता है तो ये लिस्टेड फर्म के लिए बोला जाता है। लिस्टेड फर्म क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर्स लिस्टेड हैं, जैसे कि LIC हो गया, LIC अभी के लिए लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो जो लिस्टेड कंपनी होती हैं जैसे रिलायंस है, कई सारे कंपनी हैं जो कि ऑलरेडी लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन आपको पता है जो रिलायंस जियो है वो अभी आपका लिस्टेड नहीं हुआ है, उसको पब्लिक नहीं किया गया है। तो वहां पर फेसबुक ने क्या किया था, 9.9% स्टेक खरीदा था। उसके बावजूद भी हम उसको एफडीआई के तौर पर ले रहे थे, क्योंकि उसका जो इंटेंट था फेसबुक का वो ये था कि हम एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें रिलायंस को, ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा एक तरह से जियो का विस्तार हो सके। तो इस तरह का जब इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों तो हम उसको एफडीआई कहते हैं। एफपीआई क्या होता है, एफपीआई बेसिकली जब बाहर की कोई कंपनी या फिर बाहर का कोई व्यक्ति भारत के अंदर निवेश करता है, इंडिया के अंदर निवेश करता है और उसका इंटेंशन ये होता है कि जो फाइनेंशियल एसेट हैं, फाइनेंशियल एसेट कौन से हो गए, जैसे स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इसको यहां पर खरीदना, उसमें प्रॉफिट कमाना और उस प्रॉफिट को लेकर फिर वापस चले जाना। इस तरह का जो इंटेंट होता है उसको हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर जो बेसिक अगर आप डिफरेंस देखोगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई के बीच में, तो एफडीआई में जो निवेश करता है वो काफी एक्टिव रोल निभाता है, एफपीआई में रोल नहीं निभाता है सच, क्योंकि यहां पर उसका इंटेंशन वो नहीं है। उसका इंटेंशन ये है कि डायरेक्टली निवेश करे, उसमें प्रॉफिट कमाए और उस प्रॉफिट को ले जाए। यहां पर एफडीआई के अंदर ज्यादा कंट्रोल होता है बाहर के कंपनी का, एफपीआई के थ्रू यहां पर कंट्रोल एकदम नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। जो एफडीआई वाले लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय के पर्सपेक्टिव के लिए करते हैं। एफपीआई में भी करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव टू एफडीआई यहां पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम यहां पर एग्जिट और एंट्री की बात करें तो एफडीआई में एग्जिट लेना, एंट्री लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एफपीआई में काफी सरल प्रोसीजर है, बाहर से कोई भी कंपनी आराम से आ सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है और अपने पैसे को भी वापस ले जा सकती है। और यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो फिजिकल एसेट में किया जाता है एफडीआई में, लेकिन
एफपीआई में जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, आपका बॉन्ड्स हो गया, इस तरह के इन्वेस्टमेंट में यहां पर एफपीआई के द्वारा किया जाता है। आई होप दोस्तों अब आपको क्लियरली पता चल गया होगा एफडीआई क्या है और एफपीआई क्या है। आपको पता होगा यहां पर ऑटोमेटिक और अप्रूवल रूट भी होता है। जब भी कोई बाहर की कंपनी निवेश करती है भारत के अंदर, तो अगर वो ऑटोमेटिक रूट में अप्रूवल है तो उसको सरकार से परमिशन नहीं लेना पड़ता। और अप्रूवल रूट में क्या होता है कि अगर जिस सेक्टर में सरकार ने बोल दिया कि इस सेक्टर में जब आप निवेश करोगे, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, कई सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं भारत के लिए, वहां पर भारत सरकार से परमिशन लेनी होगी, तभी आप निवेश कर सकते हैं। और आपको पता होगा कई सारे सेक्टर्स में कई सारे लिमिट्स भी लगाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तो ये तो दोस्तों बात हो गई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब हम आते हैं करंट टॉपिक पर, यहां पर क्या चल रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यूएस हैज इमर्ज्ड एज द सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, और यहां पर उसने मॉरिशस को रिप्लेस कर दिया है पहले 6 महीने में इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। अभी तक अगर आप देखोगे तो सिंगापुर सबसे नंबर 1 पर है, यूनाइटेड स्टेट्स ये सेकंड नंबर पर है। ये सिर्फ 6 महीने की मैं बात कर रहा हूं। और ये जो डेटा है दोस्तों ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, इनके द्वारा ये डेटा रिलीज किया जाता है। सिंगापुर ने अभी 6 महीने में, ये पिछले 6 महीने में 62,000 करोड़ का निवेश किया है। यूएसए ने करीब 53,000 करोड़ का निवेश किया है। अगर आपको अलग अलग डेटा जानना है तो काफी अच्छा चार्ट है, यहां पर आप देख सकते हो। सबसे पहले आप अपना फोकस करिए ये वाले कॉलम में, ये 2020 और 21 का कॉलम है। आप देख सकते हो कि यहां पर दिखा रहा है कि जो सिंगापुर है उसने करीब 62,000 करोड़, अगर मैं इसको बिलियन में बोलूं तो ये करीब 8 बिलियन आता है। और यूएसए का आप देख सकते हो, यूएसए ने $7 बिलियन के आसपास निवेश किया है। और जो मॉरिशस हमेशा से काफी ज्यादा निवेश करता आ रहा है, वहां से आप देख सकते हो सिर्फ $2 बिलियन का पिछले 6 महीने में निवेश हुआ है। और फिर बाकी भी आप देख सकते हो। तीसरे नंबर पर है केमन आइलैंड, यहां पर केमन आइलैंड ने भी $2 बिलियन का किया है और एक तरह से मॉरिशस को भी पीछे छोड़ दिया है। तो मॉरिशस चौथे नंबर पर आ गया है इस बार, पिछले 6 महीने की हम बात करें तो। और इस पूरे अभी तक अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने में टोटल $30 बिलियन का निवेश हुआ है। आप देख सकते हो $30 बिलियन का निवेश भारत के अंदर हुआ है। और इसको अगर आप कंपेयर करिए पिछले साल से, पिछले साल दोस्तों करीब $40 बिलियन का निवेश हुआ था। लेकिन ध्यान रखना है, पिछले साल का जो आंकड़ा है 49 बिलियन, मतलब $50 बिलियन के आसपास आप कह सकते हो। ये जो निवेश है दोस्तों ये पूरे साल का है, 2019-20 का। और यहां पर हम बात कर रहे हैं पिछले 6 महीने के सिर्फ, तो 6 महीने में ही $30 बिलियन हो गया है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो पिछला रिकॉर्ड है उसको भी इस साल तोड़ देगा, ये वाला जो 2020-21 है। अब ये तो हमने अभी 6 महीने की बात कर ली। यहां पर अगर मैं आपको पिछले 20 साल का रिकॉर्ड बताऊं, आप इस वाले कॉलम में देख सकते हो कि 2000 से लेकर सितंबर 2020 के बीच में जो पूरा निवेश है एफडीआई का, कितना 20 सालों में एफडीआई आया है भारत में, आप देख पाएंगे सबसे नीचे $500 बिलियन का, $500 बिलियन का निवेश पिछले 20 सालों में आया है। और सबसे ज्यादा निवेश आप देखोगे $500 बिलियन में से मॉरिशस से आया है। आप देख सकते हो $144 बिलियन अकेले मॉरिशस ने कंट्रीब्यूट किया है। और जितना एफडीआई है उसका 29% कंट्रीब्यूशन अकेले मॉरिशस का है। दूसरे नंबर पर आता है $105 बिलियन के साथ सिंगापुर, और तीसरे नंबर पर है आपका यूएसए। तो यूएसए अभी काफी पीछे है, लेकिन जो पिछला अगर हम रिकॉर्ड देख रहे हैं जैसे जैसे, तो यूएसए से काफी ज्यादा एफडीआई भारत के अंदर अब आ रहा है। तो ये तो हो गया एक और चीज। इसके अलावा पिछले 6 महीने का अलग अलग मंथ में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हो अगस्त के महीने, अगस्त 2020 में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है $17 बिलियन। जो टोटल $30 बिलियन मैंने अभी आपको बताया पिछले 6 महीने में आया है, उसमें $17 बिलियन अकेले अगस्त के महीने में आया। और उसका रीजन आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में अप्रैल मई जून ये पूरा लॉकडाउन का समय था, लोग निवेश उतना नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक होने लगा, अचानक से यहां पर अगस्त के महीने में काफी बड़ा अमाउंट जो है एफडीआई का वो हमें देखने को मिलता है। तो ये पैटर्न को भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है, आपको जानना चाहिए कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश होता है। अगर पिछले 6 महीने की हम बात करें दोस्तों, तो पिछले 6 महीने में तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है
उसमें उस पर्टिकुलर सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है भारत के अंदर। आप देख सकते हो 17 बिलियन डॉलर, पूरे 30 बिलियन डॉलर में से 17 बिलियन डॉलर अकेले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वाले सेक्टर में आया है। और उसके बाद है आपका सर्विस सेक्टर। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखोगे तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। सर्विस सेक्टर कैसा हो गया, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इसके अलावा आपको पता है जो ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी सर्विस वाले होते हैं, बैंकिंग हो गया, सर्विस सेक्टर, उन सब में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। आप देख सकते हो यहां पर टोटल एफडीआई पिछले 20 सालों का, ये वाले कॉलम में यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 84 बिलियन डॉलर निवेश सर्विस सेक्टर में आया है। जो टोटल 500 बिलियन डॉलर मैंने आपको बताया पिछले 20 सालों में है, उसमें से अकेले 84 बिलियन डॉलर सर्विस सेक्टर में है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 17% ऑफ टोटल एफडीआई इन पास्ट 20 ईयर्स। उसके बाद सेकंड नंबर आता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, फिर टेलीकम्युनिकेशन, और उसके बाद ट्रेडिंग, फिर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। यहां पर आप देख सकते हो कि 2020-21 का ये जो पिछला 6 महीना गया है, वहां पर सबसे ज्यादा जो एफडीआई है दोस्तों वो आया है गुजरात के अंदर। जी हां, यहां पर आप देख पाएंगे गुजरात में सबसे ज्यादा एफडीआई है 16 बिलियन डॉलर का। भारत के अंदर कितना आया है पिछले 6 महीने में? 30 बिलियन डॉलर। और अकेले 50% से ज्यादा एफडीआई ये आया है आपका गुजरात के अंदर, दैट इज 16 बिलियन डॉलर। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, फिर है कर्नाटक, दिल्ली, फिर झारखंड का भी नंबर है यहां पर। तो आई होप कि इससे आपको ये चीजें एक अंदाजा लग रहा होगा, एक चीजें आपको यहां पर पता चल रही होंगी। इसके अलावा यह भी मैं आपको बता दूं कि एफडीआई ही नहीं, अगर पिछले 1-2 महीने में आप देखोगे तो एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें भी काफी तेजी से वृद्धि आई है। करीब 60,000 करोड़ रुपए अकेले नवंबर के महीने में एफपीआई के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। लेट्स सी कि क्या आगे और भी इन्वेस्टमेंट होता है। और ये काफी बड़ा रीजन है, रिसेंटली आपने देखा होगा जो सेंसेक्स में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, एफपीआई का उसमें काफी बड़ा रोल है। नाउ लास्ट में जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि एफडीआई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि आपको समझना है जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट आता है भारत में, ये एक मेजर सोर्स है नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स का। नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होता है? सपोज मैं कहता हूं रिलायंस कंपनी है, रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस को पैसा चाहिए, तो रिलायंस अगर बैंक से जाके लेती है तो बैंक को, रिलायंस को क्या करना पड़ेगा? हर महीना यहां पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो पैसा होता है दोस्तों, इसको डेट कहते हैं। मतलब रिलायंस कई बार बॉन्ड जारी करती है, लोग रिलायंस का बॉन्ड खरीद लेते हैं। बॉन्ड खरीदने के बाद क्या है, रिलायंस को यहां पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है बॉन्ड पर। तो ये डेट इन्वेस्टमेंट होता है, बॉन्ड वगैरह। तो यहां पर एक तरह से उधारी हो जाती है कि हमें वो रिपेमेंट करना ही है, पैसा रिलायंस को पेमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन रिलायंस अगर यहां पर अपने निवेशकों को कहती है, यहां पर पब्लिक को कहती है कि आप हमसे कुछ शेयर खरीद लीजिए, तो यहां पर रिलायंस के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि हर महीना उसको यहां पर पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो जो निवेशक है उसको भी प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस होगा तो निवेशकों को भी लॉस होगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम कहते हैं नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स। तो ये जो एफडीआई है वो नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स है। जब वो निवेश करते हैं, सपोज अभी फेसबुक ने सपोज रिलायंस के अंदर निवेश किया है, अगर सपोज रिलायंस डूब जाती है तो क्या रिलायंस को फिर भी फेसबुक को पे करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक एक तरह से रिस्क ले रही है रिलायंस के ऊपर निवेश करके। अगर रिलायंस प्रॉफिट में जाएगी तो फेसबुक को भी प्रॉफिट होगा। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि भारत के अंदर ये काफी बड़ा सोर्स है नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स का। और फॉरेन कैपिटल में सबसे बड़ा एक चंक होता है एफडीआई। और लिबरलाइजेशन के बाद से आप देखोगे तो काफी तेजी से यहां पर बढ़ते जा रहा है जो एफडीआई है। और ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ऐसा नहीं है कि कोई पैसा लेकर आया और तुरंत उसको लेकर चला गया। एफडीआई लाना मतलब लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म है मतलब भारत के अंदर कई सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, स्ट्रैटेजिक सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, इनोवेशन होता है, कंपटीशन बढ़ता है भारत के अंदर। अगर भारत की कंपनी आपस में ही भिड़ती रहेंगी तो यहां पर कोई बहुत कंपटीशन नहीं होगा। बाहर की कंपनी आएगी, इनोवेशन लेकर आएंगी, तो भारत की कंपनी को भी लगेगा हां कि हमें भी इस तरह के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, अदरवाइज हम यहां पर डूब जाएंगे। तो इस तरह से कंपटीशन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो ये एफडीआई जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और इसीलिए हम इसके बारे में अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था यहां पर सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है एफडीआई को लेकर, जाने से पहले एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर आप इसको सॉल्व करिए। अगर यहां पर मैंने कंडीशन दिया है कि अगर सर्ज होता है फॉरेन कैपिटल इनफ्लो का भारत के अंदर, इसकी वजह से क्या होगा, तो 4 ऑप्शन है इसकी वजह से। इसको ध्यान से पढ़ना एक एक स्टेटमेंट और फिर आंसर करने की कोशिश करना। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे ले सकते हैं। मैं यहां पर इंस्टाग्राम के जो स्टोरीज होती हैं वहां पर डालता हूं, आप वहां पर जाकर प्ले कर
सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।